पिछले किसी भी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को आपने आगे बढ़ते हुए देखा? लोकसभा चुनावों में आपने आगे बढ़ते हुए देखा? लोकसभा चुनावों में भी एग्जिट पोल का यही हाल था, हर जगह 300 प्लस थी बीजेपी, हर जगह 300 प्लस थी, 300, सवा 300, 350, 367 तक से आप पहुंच गई थी। और उसके बाद लास्ट फाइनल हुआ गया, आके टिके कहाँ पे 240 पे। जम्मू कश्मीर में पूरे कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने की स्थिति में थी एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो। आपने वहाँ भी हालत यही देख ली होंगे। झारखंड में भी यही हालत था कि झारखंड में भी सरकार बनाई, इस बार बीजेपी आई, झारखंड में कैसी झंडू जीरो पे आके खड़ी होगी, एग्जिट पोल में तो खड़ी हुई है ना। आप रिजल्ट आने दीजिए, कल का दिन और है बस, मात्र क्या ऐसी क्या बात है, 48 घंटे की और बात है। कौन सा सीट आप जीत रहे? कौन सा सीट? देखिए, एक दो सीट नहीं, मैं तो कई सारी सीटों का नाम लूंगा। बादली सीट देवेंद्र यादव जी निकाल रहे हैं, चांदनी चौक मोदी अग्रवाल जी निकाल रहे हैं, संदीप दीक्षित जी जीत रहे हैं, अलका लांबा जी जीत रही हैं, और उसके अलावा आमिर शास्त्री जी हैं, वो जीत रहे हैं। काफी सारी सीटें पूर्वी दिल्ली में हमारे कृष्णानगर में गुरचरण सिंह राजू जीत रहे हैं, काफी सारी सीटें। बिल्कुल कांग्रेस जीत रही है। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकती? आप लोग ऐसे हैरानी दिखाते हो कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकती सर? कांग्रेस का ही सारा वोट लेके तो आम आदमी पार्टी जीती थी। आज अगर उसी वोटर ने अपने आप मन बना लिया वापस कांग्रेस को वोट देने का, तो उसमें हैरानी की क्या बात है? वापस आया तो बीजेपी के पास जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास कौन है? कौन जा रहा है बीजेपी के पास? उनके एमएलए जा रहे हैं, वोटर नहीं जा रहा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज है इस मसले में। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन वो गए कहाँ? बीजेपी में गए ना, विधायक गए हैं। विधायकों के साथ वोटर थोड़ी है, वोटर तो वहीं का वहीं है, वोटर थोड़ी है, वोटर तो कांग्रेस का भी वोटर तो नहीं जा रहा। कांग्रेस का वोटर में कह, आपको लग रहा है ना कि नहीं आया? अभी आपके पास क्या आंकड़े हैं? कुछ भी नहीं। टोटल वोटिंग के तो आंकड़े आए हैं कि दिल्ली में लगभग 60% मतदान हुआ है। अब 60% में जो है आंकड़ा लगा लिया गया। एग्जिट पोल में आपके पास कोई एग्जिट करने पोल करने आया? ये बताइए, आया कोई? यहाँ कोई भी जितने लोग खड़े हैं सर्वे में, किसी से भी मैं सबसे खुला सवाल पूछता हूँ, कोई भी एग्जिट पोल वाली कोई भी कंपनी आई आपके पास पोल करने के लिए, पूछने के लिए? जो सर्वे थी वहाँ भी वही हाल था। वही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, घर बैठे सर्वे करना एक अलग चीज है। सर्वे के नाम पे सबसे बड़ी धांधली आपने देखी होगी, मोदी जी के नाम पे एक सर्वे हुआ करता है हमेशा, हर 3 महीने में एक सर्वे होता है। उसे करती है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था, अमेरिकन संस्था है, वो हर बार एक सर्वे करती है। उसमें जो आंकड़ा दिया जाता है वो दिया जाता है कि 5000 लोगों पे हमने सर्वे करा। उस 5000 लोगों में 2700, 2800, 3000, 3200, 3500 लगभग लोग के वोट जो है मोदी जी के फेवर में वोटिंग करते हैं, और मोदी जी को विश्व गुरु घोषित कर दिया जाता है। विश्व की आबादी 800 करोड़ से ऊपर, सर्वे हो रहा मात्र 5000 लोगों के ऊपर। क्या हम उसे सही पैमाना मान सकते हैं? अगर इतने मोदी जी प्रसन्न है, इतने मोदी जी प्रसिद्ध है, तो आज देश में उनकी हालत 240 पे आके क्यों टिकती? तो यही सर्वे का हालत होता है। आपके पास कोई सर्वे वाला आया नहीं आया, मेरे पास आया नहीं आया, इनके पास आया नहीं आया, कोई भी चैनल कहीं बीजेपी आ रही है। कैसे दिखा देगा? कैसे दिखा देगा? रूबी का लियाकत जो उनकी चमचागिरी करती है वो दिखा देगी। अमन चोपड़ा जो उनकी सुबह शाम 24 घंटे चमचागिरी करता है वो दिखा देगा। अमीश देवगन दिखा देगा। कैसे दिखा देगा? जी न्यूज वाला जो चंद्रा जो उसका मालिक है, अगर बीजेपी उसका 6000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करती है, तो क्या वो दिखा देगा कि जी न्यूज में कि बीजेपी पिछड़ रही है? जब उसे 6000 करोड़ का सीधा सीधा फायदा हो चुका है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी ने उसका 6000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया, और अब वो दिखाएगा कि बीजेपी पिछड़ रही है? बताइए कैसे दिखा सकता है कोई भी चैनल? है किसी चैनल में इतनी हिम्मत? आज तक बता दीजिए कि बीजेपी से सवाल सत्ताधारी पार्टी से कौन से चैनल लेकर आ? वही न्यूज चैनल, बिल्कुल न्यूज चैनल जिता रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट जिता रही थी, लेकिन उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ? चुनाव आयोग जो हमारा अकेला कर गया। आज भी हरियाणा की 19 सीटों पे संशय बना हुआ है। उनका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि जी हमको सिर्फ मॉक पोल जो है वो दिखाएंगे आपको। जो मॉक पोल मेन डाटा जो है हमने डिलीट कर दिया। 4.25 लाख रुपए जो दूसरे नंबर पे रहने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जमा करवाए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे माने? बार बार मैं उनकी बातों को याद करता हूँ। जब कहा था नायब सिंह सैनी साहब ने, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। वही आगे आज इससे पहले, इन चुनावों से पहले भी राजीव कुमार आके पूरी सफाइयां पेश करते हैं। दिल्ली में चुनाव पारदर्शी होंगे, निष्पक्षता से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चुनाव आयोग सेफ एंड सिक्योर है। तो उसके बाद क्या दिक्कत आती है? अभी परसों देखिए जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो उसमें आपको कांग्रेस और आम आदमी नजर आएगी। उसके बाद ईवीएम खुलती है, देखते हैं क्या नजर निकलता है। लेकिन इसमें कोई चौंकाने वाला मामला नहीं है। अगर एग्जिट पोल आएगा तो पहले से ही लोगों का मन है ना बीजेपी की तरफ घुमा हुआ। कहाँ घुमा हुआ है? मैं तो बार यही बात पूछता हूँ, कहाँ घुमा हुआ? दिल्ली इलेक्शन कवर किया। आपने भी दिल्ली इलेक्शन कवर करी है, मैंने भी दिल्ली घूमी है सर, मैंने भी दिल्ली घूमी है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर ग्राउंड पे होते तो मैं भी कहीं ग्राउंड पे नहीं होता, मैं भी लोगों से बातचीत करता हूँ, निकलता हूँ। हालत ये हो गई है पैदा कि हमारे कृष्णानगर विधानसभा में गुरचरण सिंह राजू कांग्रेस से खड़ा हुआ है और बीजेपी से अनिल गोयल खड़े हुए हैं। बीजेपी ने इतने लोगों में वो डाल दिया कि गुरचरण सिंह राजू के फेवर में तो सारे सरदार इकट्ठे हुए हमारी कॉलोनी के रहने वाले, और बाकी जो लोग थे वो जाके बीजेपी में सपोर्ट में चले गए। कल वहाँ पोलिंग बूथ पे जो है आपस में नारेबाजी हो रही थी। वो कह रहे थे सत श्री अकाल, जय श्री राम,
सत श्री अकाल, जय बोले सोनिहाल, ये चल रहा था। आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो रही थी। ये हालत तो लोगों ने पैदा कर दी है लोगों में। बीजेपी ने तो कहाँ लोग बीजेपी को पसंद करेंगे। अब वहाँ पे जो भी न्यूट्रल वोटर आते हैं वो देख रहा था कि इसी मोहल्ले के रहने वाले सरदार जी के साथ रहने वाला बंदा आज जय श्री राम के नारे लगा रहा है, सरदार जी लगा रहे थे सत श्री अकाल के, बोले सोनिहाल के, तो मैं इसे बीजेपी को वोट क्यों दूंगा। ये तो हमारे पड़ोसी में से विभेद डाल दिए। आप कह रहे हैं बीजेपी जीती नजर आ रही है। हाँ, दिल्ली में घूमा है, सर्वे किया, हम लोगों को अनुमान था कि 4 से 5 सीट कांग्रेस निकाल जाएगी अगर अच्छे कैंडिडेट खड़े किए जाए। लेकिन सर्वे के हिसाब से जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से कांग्रेस ने शायद अच्छे कैंडिडेट खड़े नहीं किए। अच्छा, आप कहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट नहीं खड़े करें। संदीप दीक्षित जी में क्या कमी है, अलका लांबा जी में क्या कमी है, देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 महीने दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, उनमें क्या कमी है। गुरचरण सिंह राजू जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पूर्वी दिल्ली के हैं, कृष्णनगर से वो उम्मीदवार हैं, उससे पहले निगम पार्षद भी रह चुके हैं, उनमें क्या कमी है। दिल्ली में है मुदित अग्रवाल जी में क्या कमी है, चांदनी चौक में जहाँ हम खड़ेबाज बात कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल जी का पूरा खानदान जो है आज़ादी से पहले से लगा हुआ है देश हित में, आज़ादी के पहले से देश हित में लगा हुआ है। उनके दादाजी जो थे वो लाला रामचंद्र अग्रवाल जी थे, जिनके नाम पे ITA चौक डला हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनके पिताजी जो है JP अग्रवाल साहब, वो 4 बार के सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे। क्या वो दमदार कैंडिडेट नहीं है? अलका लांबा जी दमदार कैंडिडेट नहीं है? बता रहा हूँ जी में बहुत जी सर्वे किया, कई बार मैं गया जी वहाँ पे अगर कांग्रेस कैंडिडेट सही बदल के देती तो शायद वहाँ पर कुछ फायदा होता। लेकिन यहाँ पर 1 साइडेड में देख के आया हूँ आम आदमी पार्टी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने ये सिर्फ औखला देखा ना, 70 विधानसभा सीटों में आपने सिर्फ एक औखला पे नजर मारी, बाकी 69 पे आपने नहीं और कैसे किसी decide पे कर लिया? नजर मारी है। एक पे मतलब एक को देख एक लिया। आदमी कहाँ जा सकता है। सर बात समझ मैं आपकी समझ रहा हूँ कि एक आदमी कहाँ जा सकता है, तो वही बात मैं अब आपको पूरी करता हूँ कि एक आदमी कहाँ जा सकता है। मैंने आप 70 सीटों का हवाला नहीं दे सकते कि कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट सही नहीं आपका। के कमजोर कैंडिडेट आपने एक सीट सही पकड़ ली। नहीं आप बताइए मुदित अग्रवाल कमजोर है? कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुदित अग्रवाल कमजोर है इस सीट से? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अग्रवाल अलका लांबा जो है वो कमजोर है क्या अपनी सीट से? नहीं कमजोर नहीं। संदीप दीक्षित जी कमजोर है? किसके खिलाफ किया? इसके खिलाफ भी हो, कैंडिडेट कमजोर कैसे हो जाएगा? अब आप एक कमजोर नहीं, सही कुश्ती होती है, कुश्ती में आप एक वेट सिस्टम होता है, फेदर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट और सुपर हैवी वेट, उसी का कैंडिडेट उतारा जाता है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि खड़े किसके खिलाफ कराएं, अगर वहाँ पे हैवी वेट कैंडिडेट है उसके सामने आप किसी को खड़े कर देते तो आप ये क्या अरे किसको उतार दिया, हैवी के सामने हैवी उतार दिया, फिर भी आप कह रहे हैं गलत उतार दिया। बिल्कुल जीतनी चाहिए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। क्यों नहीं जीतनी चाहिए? जीतनी चाहिए, बिल्कुल, हमें नहीं लगता। कोई बात नहीं जी, आपकी राय आपके पास, मेरी राय मेरे पास, इसमें क्या बात। कोई जो आया कैसे देखते हैं, फिर ईवीएम पे टिकरा तोड़ना या मानते हैं? ईवीएम की तो मैं बात ही इस बारे में नहीं कर रहा। ईवीएम पे पहले हम कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस चीज को ढंग से नहीं उठाता, तो हम भी क्या करें उठा के बात ईवीएम को। जिसको उठाना चाहिए वही नहीं अगर उठाता, अगर लास्ट एंड फाइनल उन्हीं की पार्टी में मतभेद हो जाता कि नहीं ईवीएम पे सवाल नहीं उठाने या हमें ईवीएम को मसले को आगे नहीं लेके जाना, तो हम तो आम आदमी साहब, हमारी विश्वसनीयता तो अभी भी ईवीएम पे नहीं है। क्योंकि मैंने खुद इन बातों को महसूस करा, खुद मेरे सारे बहुत सारे लोग हैं जानकार जिनकी चुनावों में ड्यूटी लगती है, टीचर कम्युनिटी की सबसे ज्यादा ड्यूटी लगती है। वो कहते हैं कि जब हम जो सील करके मशीन भेजते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, हम जो मशीन जमा कराते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वही मशीन निकल के बाहर आएगी और हमारे सिग्नेचर वहाँ होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जिसने कल अपनी ड्यूटी निभाई है वो पोलिंग स्टेशन पे परसों नहीं होगा। शनिवार को उस व्यक्ति की ड्यूटी कहीं भी नहीं लगती कि ताकि वो वेरीफाई कर सके इस मशीन पे मैंने सिग्नेचर करे थे, सील पे मैंने सिग्नेचर करे थे। अगर आपको दूसरी मशीन मिलेगी तो आप उसे कहीं से कहीं साबित नहीं कर सकते कि आपने मशीन दूसरी खरीदी, क्योंकि सिग्नेचर करने वाला मैं हूँ और मशीन अगर निकालने वाला कोई और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं अपनी सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, तो गड़बड़ हो ही सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, सोचनी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे पहले भी इस बार की आलोचना करी है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है मीडिया से डरती हैं। उन्हें ये लगता है कि मीडिया सिर्फ 3-4 सवाल उठाएगा कि अगर ईवीएम खराब है तो आप कर्नाटक में क्यों जीते, अगर ईवीएम खराब है तो आप तेलंगाना में क्यों जीते, अगर ईवीएम खराब है तो हिमाचल में क्यों जीते, अगर ईवीएम खराब है तो झारखंड में हेमंत सोरेन कैसे जीते। 4 या 5 चीजों का हवाला देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। हर इलेक्शन में विपक्षी की कमजोर पड़ता है और विपक्षी क्यों साइड हो जाता है? हर इलेक्शन में जाहिर सी बात है विपक्षी कमजोर पड़ता है क्योंकि विपक्ष है। अगर इन बातों की इलेक्शन की बात करें तो आज विपक्ष में जो है वो कमजोर पड़ रही है। कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी तो उसके सामने बाकी विपक्ष कमजोर पड़ता था। 2 बार 3 बार जी, उसके बाद एक बार पीछे हो गई जनता बीजेपी की तरफ। आपको लग रहा है जनता बीजेपी की तरफ गई है? और कल के दिन की वेट कर लेते हैं, परसों देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। जनता बीजेपी की तरफ गई है या बीजेपी से क्यों नहीं दिखूंगा? मैं तो हमेशा आता हूँ सर, मुझे कोई नहीं डरवाना, मुझे किसको जवाब दे देनी है ये बताइए। मैं तो आम आदमी हूँ, जनता हूँ मैं, तो मुझे किसको जवाब दे देनी है ये बताइए। मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी है? कांग्रेस पे बात कर, मैं तो पिछली बार लोकसभा चुनावों में भी यही था, उससे पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी यही था। जिस दिन रिजल्ट आए मेरा आकलन था कांग्रेस जीतेगी, हरियाणा में नहीं जीती, लेकिन मैं उसके बावजूद भी यहाँ मौजूद था।
मुझे तो बहुमत के आसार नजर आते हैं। इसमें क्या बात है, मेरी तो दिल की इच्छा है कि जो कांग्रेस बहुमत में आनी चाहिए। लगता क्या है इच्छा तो क्यों? मैंने बता दिया, जो लगता है वो मैंने बता दिया। अब रिजल्ट क्या आता है वो ऊपर वाला जाने और ईवीएम जाने। बस आपने लगने की बात पूछी ना, मैंने तो कह दिया मुझे तो लगता सरकार है किसकी बन सकती है? कांग्रेस की। मैं तो कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की बनती। कांग्रेस की तो कुछ होना ही नहीं। कुछ होना ही नहीं, आपका आकलन है, मेरा आकलन है कि बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है इस बार आपको रिजल्ट ऐसे मिले चौकड़ी, आप मुझे कांग्रेस का कह लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आपको भी बड़ा अच्छे से पता है कांग्रेस का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। ये और एक बताइए दूसरी बात है, परसों बात करेंगे इस आम बारे में। आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या आसार है? मैं कहता हूँ सर, परसों बात करेंगे इस बारे में। अब मेरे आसारों से तो कोई, अब जो स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम जमा हो चुके हैं वो तो बदलेंगे नहीं जाएंगे। मेरे अनुमानों के हिसाब से तो कांग्रेस इस बार बढ़त लेके सरकार बनाने जा रही है। आपके अनुमानों के हिसाब से बीजेपी बना रही है, बाकी और तमाम लोगों के हिसाब से आम आदमी बना रही है। अनुमान तो सबके अनुमान। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जिसमें ये नहीं दिखाया हो कि बीजेपी आ रही है। सर इससे पहले मैं ही तो आपसे पलट के ये सवाल कर रहा हूँ, इससे पहले कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जिसने बीजेपी की हार दिखाई हो, ये बता दीजिए। हरियाणा में दिखाया नहीं? सिर्फ एक हरियाणा के अलावा बता दीजिए। झारखंड में दिखा रहे थे, झारखंड में दिखा रहे थे, नहीं दिखा तो रहे। हरियाणा जम्मू ही था। कश्मीर में दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में कितनी सीटें दिखा रहे थे, गठबंधन की सीटें दिखा रहे थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं दिखा रहे थे। लोकसभा में 300 प्लस सीटें सबकी दिखा रही थी एग्जिट पोल, सारे चैनल वाले। 300 से नीचे किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने भी। कांग्रेस तो और हालत क्या बड़ी है? खुश हो जाती है। नहीं, खुश होने वाली बात नहीं है। इलेक्शन देखिए जीते वो एक अलग चीज है कि कौन किस पे खुश हो जाता है, ये सब अलग चीज है, ये मैटर नहीं करती है। असल बात जो है वो ये है कि जब एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल तमाम बार झूठे साबित हो गए हैं। अगर हर बार हम एग्जिट पोल सही साबित करते तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव, उससे पहले 4 विधानसभा के चुनाव, उससे पहले 4 और विधानसभाओं के चुनाव, उनमें सबने एग्जिट पोल में हर जगह एग्जिट पोल फेल हुए हैं। फिर कैसे मान लेंगे एग्जिट पोल में तमाम लोग खड़े हुए, किसी बात है एग्जिट पोल वाला कोई भी व्यक्ति सर्वे करने आया ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि एग्जिट पोल के लिए कोई सर्वे हुआ है। वो एक आकलन होते हैं कि आज ही हवा किसकी चल रही है, झंडे किसके ज्यादा है, रैली में किसकी भीड़ ज्यादा है, या रैली में रिक्शा किसकी ज्यादा चल रही है। उन बातों से आकलन करके निकाल के रिजल्ट। चाचा बोल रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छी बात है, शर्मा जी बता। बहुत बढ़िया है। इनके तो हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, हाँ। पर पूरा नहीं होता। हाँ। और ये गलती इनका नहीं है, हाँ। इनके जो बैठे हुए ना ऊपर, हाँ। उनका है। हाँ। क्योंकि उन्हें काम तो करना नहीं जमीन पे, हाँ। जनता के लिए काम करना नहीं, हाँ। देश में भरोसा बनाना नहीं, हाँ। तो ऐसे उभरते जा रहे हैं और उभरते उभरते आप समझ के खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तब दिल्ली में भी है, भाजपा तो फिर भी कॉन्टेस्ट में है और ला रही है, लेकिन हम फिर भी उछल नहीं रहे। कितना ला रही? अरे हम 50 के आसपास लाएंगे, हाँ। हम उछल नहीं रहे हैं, चुप हैं। जब तक हमारी पोल आ नहीं जाएगी, जब तक हम बहुमत पा लेकर जाएंगे, तब तक हम लोग खुशी मनाएंगे और लगन मनाएंगे। हम बैठे हैं आराम से। लेकिन जो जमीन पे ही नहीं है, कहीं है ही नहीं, रेस में नहीं है, उनकी दावा तो खोखले है। अरे किसी का आपके चेहरे पे नजर आ रही है, कपड़े वपड़े देखते हैं। इसमें कपड़ा क्या, कपड़ा तो रोज पहनते हैं, शर्मा जी हमसे बढ़िया को पहले आते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मजबूती के साथ इस खुजली लाल को हटाने के लिए मेहनत तो करे। परिणाम जो भी हो, यही थे जो जब वो बहुमत में भी नहीं था तो 8 विधायक को समर्थन से उसको पहले बार मुख्यमंत्री बनाने वाला यानी आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए हम कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिला रही है। नहीं अभी तो कहते गए हैं आप। हमने कहे हैं, क्योंकि हमेशा अभी तो कांग्रेस आपने कहा वही अगर बीजेपी की 2 सीट की भी जरूरत होगी ना, तो कांग्रेस से न देंगे न देंगे। क्योंकि अगर देना होता ना तो हर्षवर्धन जो 34 सीट आई थी ना, तो 2 सीट कम पड़े थे ना, तो उस टाइम केजरीवाल को 8 सीट उन्होंने देकर मुख्यमंत्री बनाए थे, पर हम नहीं लिए थे, ना हम मांगने गए थे। हम विपक्ष में बैठकर महसूस करेंगे, लेकिन कभी किसी के तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। गुड जोक सुबह से रात तक सबसे शानदार जोक ना कि हम तोड़फोड़ की राजनीति यही करेंगे। गोवा में तोड़फोड़ किसने करी? शायद मैंने करी होगी जाके। है महाराष्ट्र में तोड़फोड़ किसने करी? शायद मैंने करी होगी जाके। मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ शायद मैंने करी थी जाके, है ना? जब पूरा का पूरा देश जो कोरोना के आघात से जूझने वाला था और ये मध्य प्रदेश में सब साथ तोड़ने में व्यस्त थे और ये कह रहे हैं तोड़फोड़ की राजनीति हम नहीं करते। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, लेकिन ये तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। ठीक है जी साहब, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ दी, लेकिन ये कभी भी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। पीडीपी को इन्होंने तिनका तिनका करके बिखेर दिया, तब उसका समर्थन से सरकार चल रही थी। जब अपनी बारी आई तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। सफेद झूठ कैसे बोल लेते हो साहब? जो देश को तोड़फोड़ करने वाले और तोड़फोड़ करने पर दे रहे हैं, तोड़फोड़ की राजनीति हमेशा तोड़फोड़ देश के साथ करे, राज्यों के साथ करे, हर तरह से देश को तोड़फोड़ करने वाले
तोड़ फोड़ करने दे। जो आदमी टूट के खुद आके गले में आता है, जो मैं समर्थन दे रहा हूँ, आप सरकार बनाओ, तो हमें लेने में दिक्कत क्या है? हम किसी को बहकाने नहीं जाते, खरीदने नहीं जाते, बिकने वाले आते हैं खरीद लेते हैं। तो हम खरीदते नहीं है, फिर भी भगा देते हैं। सुनो अभी अभी देखो थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के अगर 4-5 सीटें आ गई ना तो खुद बिकने के लिए जाएगा, कभी केजरीवाल के पास जाएगा, कभी बीजेपी के पास जाएगा, पर बीजेपी किसी को धक्के मार के भगा देती है। और अगर रही सरकार की बात, तो अगर बहुमत मिला तो बनाएंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। हम देश के साथ है, गद्दारों के साथ।